नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम देखेंगे आज 1 फरवरी से 7 फरवरी उस वीक का सारे करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और ध्यान रखिए, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो सभी के लिए ये जो पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में है, आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न गंवाते हुए। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार रायपुर को किस श्रेणी में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, सभी नगर निगमों की सफाई व्यवस्था हेतु। ऑप्शन बी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता हेतु। ऑप्शन सी, सड़क निर्माण और रख रखाव के कार्य हेतु। या फिर ऑप्शन डी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नवाचार योजनाओं हेतु। ठीक है, बताइए फटाफट आंसर जो है सभी आप मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइएगा। कुछ लोग बाद में भी वीडियो को देखते हैं तो भी अपना आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए कि क्या आपने जो करंट अफेयर तैयार किया है उससे ये कवर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वन लाइनर फैक्ट की और साथ ही साथ कॉपी में लिखते जाइए। तो अभी अभी हुआ था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, उसका रिपोर्ट आया था जिसमें पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ था सूरत को, दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था वो जबलपुर को, और तीसरे स्थान पर था आगरा। ठीक है, टॉप 10 की श्रेणी में ये तीनों थे, लेकिन इसके साथ ही साथ रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा जो है श्रेणी था जिसके लिए रायपुर का 8वां स्थान प्राप्त हुआ, उसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता के देखरेख हेतु जो है रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन और मैं आपको बता दूं, ऐसे 3 जगह याद रखिएगा, सूरत, जबलपुर, आगरा। सूरत, जबलपुर, आगरा ये टॉप 3 हैं। ठीक है, उसके बाद रायपुर को 8वां और लास्ट याद रखिएगा पटना जो है वो 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही कितने इसमें शहर शामिल हुए थे? 47 शहर जो है वो शामिल हुए थे। इसमें जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में रायपुर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 47 शहरों के बीच 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग केवल सामान्य सफाई व्यवस्था के आधार पर नहीं थी, बल्कि वायु की गुणवत्ता, जो आपका पॉल्यूशन है जिसमें वायु की शुद्धता देखी जाती है, उसके गुणवत्ता के सुधार हेतु विशिष्ट मापदंडों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से शामिल जो था वो धूल मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना पहला, दूसरा कचरे को जलाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, अर्थात जो कचरा को कैसे जलाते हैं पॉल्यूशन तो नहीं फैलता ये सब देखना, तीसरा निर्माण और विध्वंस मलबे की प्रोसेसिंग, इसके अलावा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, वही वाला गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, इसके अलावा कचरा प्रोसेसिंग की दर शामिल है। ध्यान रखिएगा, जितने भी अभी मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। रायपुर ने इस सूचकांक में कितने 8वां जो स्थान प्राप्त कर लिया है और 10वें स्थान पर है पटना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए एक जगह कॉपी में जरूर। आप जो पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास, ऐसा नहीं इसी क्लास के लिए कोई भी क्लास कर रहे हैं उस क्लास को जो है एक कॉपी पे साइड में लिखते जाइए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कहता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शहरों को रैंक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड प्रयुक्त नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, धूल मुक्त वातावरण। ऑप्शन बी, डोर टू डोर कलेक्शन। ऑप्शन सी, कचरे के जैविक खाद में रूपांतरित की गति। ऑप्शन डी, निर्माण व विध्वंस मलबे की प्रोसेसिंग। अभी मैंने आपको बताया था इसमें से कौन कौन से शामिल हैं। तो पहला धूल मुक्त वातावरण शामिल है, बिल्कुल ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी, डोर टू डोर कलेक्शन, ये भी शामिल था, देखा हमने। इसके अलावा निर्माण और विध्वंस मलबे की प्रोसेसिंग ये भी शामिल है। यहाँ पर जो है जैविक कचरे से जैविक खाद रूपांतरित की गति शामिल नहीं थी, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ध्यान से और अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल ये एग्जाम में काम आने वाला है। रायपुर को याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रायपुर को याद रखिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला करंट अफेयर। वर्ष
24-25 में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं वाले प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा कीजिए। ऑप्शन ए, कुल 149 लाख टन से अधिक धान की खरीदी हुई थी। ऑप्शन बी, कुल 25.49 लाख किसानों के किसानों ने धान बेचा। ऑप्शन सी, धान खरीदी की तुलना में पिछले वर्ष से अधिक धान की खरीदी हुई थी। ऑप्शन डी, किसानों को 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है पूछा गया है। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं करंट अफेयर से तो ये बहुत ही कठिन लेवल के प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिए, ध्यान से एक एक चीज लिख के रखिए, बहुत काम आने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि धान खरीदी की तुलना में पिछले वर्ष अधिक धान खरीदी हुई थी। गलत, इस साल जो है 24-25 में धान खरीदी जो है वो क्या है, रिकॉर्ड क्रॉस किया था। 150 मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन करीब। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन ए, कुल 149 लाख टन अधिक धान खरीदी हुई, बिल्कुल ये सही है। पिछले वर्ष जो है 149 दशमलव कुछ था। और बी जो है 25.49 लाख किसान धान बेचा, बिल्कुल 25.49 लाख किसान जो है वो पंजीकृत, उनको जो है 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कथन कौन सा नहीं है पूछा गया था। सॉरी, आंसर दिखा होगा तो ध्यान मत दीजिएगा, अपने क्षमता के अनुसार ध्यान से पढ़िए और आंसर देते जाइए। क्या कहता है चौथा प्रश्न, देखिए, आईएएस नम्रता गांधी की नई नियुक्ति किस पद पर की गई है। कार्मिक विभाग में निदेशक, बी है नीति आयोग में सलाहकार, ऑप्शन सी केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में उप सचिव, ऑप्शन डी भारत निर्वाचन आयोग में विशेष अधिकारी। अब बोलेंगे सर ये प्रश्न क्यों है, ये प्रश्न इसलिए संबंधित है क्योंकि छत्तीसगढ़ से विशेष संबंधित है, धमतरी जिले से। ठीक है, तो इन्हें जो है आईएएस नम्रता गांधी को केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पद है। इसलिए ये अभी जो है आईएएस नम्रता गांधी जो है वो धमतरी की कलेक्टर थी। ठीक है, धमतरी की हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी धमतरी जिले के कलेक्टर के रूप में कार्यरत थी और इन्हें जो है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत की गई है। ठीक है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न जो तंत्र हैं, मंत्रालय हैं, विभाग है और संगठनों में कार्य करने का अवसर देती है। चलिए बढ़ते हैं 2 फरवरी की ओर, देखते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट। सभी आंसर देते जाइए कमेंट करके। और एक चीज और, कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सेशन आपको कैसा लगता है। ठीक है, सारे जो हैं वीकली करंट अफेयर कवर होंगे, निश्चिंत रहिए, बस आप तैयारी में लग जाइए और पढ़ते रहिए। देखिए वीडियो जो है कंटिन्यू आएंगे, है ना, पूरा करंट अफेयर अभी तक का आपका कवर हो जाएगा। 5वां, 38वें नेशनल गेम्स के योगासन के आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए प्रकाश साहू और रोहित शर्मा, ऑप्शन बी प्रभाकर सिंह और मोहित वर्मा, ऑप्शन सी प्रकाश साहू और प्रभाकर सिंह, और ऑप्शन डी दीपक यादव और प्रभाकर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइए, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और यहाँ पर ऐसे प्रश्न को लाया गया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट आंसर देते जाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 38वें नेशनल गेम्स जो योगासन के, इसमें सही हो जाएगा प्रकाश साहू और प्रभाकर सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रकाश साहू और प्रभाकर सिंह, इन दोनों को शामिल किया गया है। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था अगर पूछा जाए तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में किया जा रहा है। इसमें जो छत्तीसगढ़ के प्रकाश साहू और प्रभाकर सिंह की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 104.75 अंक अर्जित किए और उन्हें कौन सा मिला है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उपलब्धि केवल योग कौशल की नहीं बल्कि सामूहिक तालमेल, शारीरिक संतुलन और लयबद्ध प्रदर्शन का भी प्रतीक है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए,
ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठवां, नेशनल गेम्स 2024 वही कितने नंबर का, 38वें नेशनल गेम्स, याद रखिएगा उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। नेशनल गेम्स 2024 में पुरुष बैडमिंटन टीम को ब्रांज मेडल किस परिस्थिति में मिला? ऑप्शन ए, लीग मैच हराने के बाद वॉक ओवर मिलने से। ऑप्शन बी, सेमीफाइनल हारने के बावजूद प्रतियोगिता नियमों के अनुसार। ऑप्शन सी, फाइनल हारने के बाद तीसरे स्थान का मैच जीतने पर। और ऑप्शन डी, अन्य टीम के अयोग्य घोषित हो जाने पर। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसका जो बेस है वो किस आधार पर दिया गया है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए वो याद रखिएगा। पुरुष बैडमिंटन टीम को जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था वो सेमीफाइनल हारने के बावजूद प्रतियोगिता नियमों के अनुसार बनाए रखने के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। तभी अपना आंसर कमेंट करते जाइए और लास्ट में देखिए कि कितने प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न आपसे गलत। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पुरुष बैडमिंटन टीम ने अरुणाचल प्रदेश को 2-0 और राजस्थान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि यह जो है सेमीफाइनल में टीम को 3-2 से पराजय का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद भी उन्हें प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से पढ़िए कि ये प्रश्न जरूर हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्या है अगला प्रश्न? शशांक सिंह को 2023-24 के किस विशेष प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई द्वारा लाला अमरनाथ अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने के लिए। ऑप्शन बी, घरेलू टी20 लीग में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट के लिए। ऑप्शन सी, सीमित ओवर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए। या ऑप्शन डी है, टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग एवरेज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और शशांक जी है वो, शशांक सिंह जो है प्रमुख रूप से कहाँ के निवासी हैं अगर पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख निवासी हैं, लेकिन ये 2019 से छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सीमित ओवर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए बीसीसीआई द्वारा लाला अमरनाथ अवार्ड उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, उनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शशांक सिंह को बीसीसीआई द्वारा आयोजित वर्ष 2023-24 के डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स कंपटीशन जैसे विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा ये सारे जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है भाई। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, अगर क्रिकेट नहीं देखते होंगे तो ध्यान रखिएगा ये सब जो क्रिकेट से हैं। और कौन सा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी। इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर से सम्मानित किया गया था। बेस्ट ऑलराउंडर मतलब सारी चीजों में जो अच्छा प्रदर्शन करे। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अपनी टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाई हो। ठीक है, चलिए मुख्य रूप से याद रखिएगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। हाँ, ऐसा भी पूछ सकता है कि शशांक सिंह किस खेल से संबंधित हैं, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे करंट अफेयर से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं कि आप जो मैं कंटेंट दूंगा उससे 10 प्रश्न 20 प्रश्न ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो संभावना है, जिस प्रश्न के पूछने की ज्यादा संभावना है उस फॉर्म में आपके लिए लाया गया है एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए मेरे साथ साथ, सभी आंसर कमेंट करते जाइए। 8वां देखते हैं, कहता है शशांक सिंह को बीसीसीआई का पुरस्कार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला क्रिकेटर बनाए जाने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ रणजी टीम की कप्तानी मिलने का संकेत। ऑप्शन बी, बीसीसीआई द्वारा नए खिलाड़ियों के लिए विशेष नीति की शुरुआत। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले क्रिकेटरों की शुरुआत। और ऑप्शन डी, लाला अमरनाथ पुरस्कार को राज्य स्तर पर लागू किए जाने की घोषणा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है शशांक सिंह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वो खेल रहे हैं कहाँ से? छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं 2019 से। अब उनको जो लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया गया है, बीसीसीआई द्वारा जो सम्मान किया गया है, उसका क्या महत्व है? राज्य का पहला क्रिकेटर इनको बनाया गया है जिनको ये सम्मान दिया गया है, तो इसका प्रमुख एक ही कारण है जो कि है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, छत्तीसगढ़ से, ठीक है,
छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले क्रिकेटरों की शुरुआत की गई है इस पुरस्कार को देकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शशांक सिंह का बीसीसीआई द्वारा वही है जो मैंने अभी बताया। ध्यान रखिएगा, शशांक सिंह को मूल निवासी जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ मत मारिएगा एग्जाम में। पढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, क्या कहता है देखिए, आंसर भी करते जाइए सभी। 9वां प्रश्न कहता है कि नेशनल गेम्स 2024 की मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस स्थान पर खेल गांव विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में, ऑप्शन बी नया रायपुर के सेक्टर 28 में, ऑप्शन सी बिलासपुर के कोनी स्टेडियम परिसर में, या ऑप्शन डी भिलाई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि खेल गांव पहली बार जो है, प्रथम खेल गांव जो है विकसित करने की घोषणा की गई है, और ये कहाँ पर की गई है सभी को पता होना चाहिए, नवा रायपुर के सेक्टर 28 में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और मेरे साथ साथ आंसर देते जाइए कि छत्तीसगढ़ राज्य को नेशनल गेम्स 2024 की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है, और इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर 28 को खेल गांव स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ लगभग 40 एकड़ भूमि पर इंडोर स्टेडियम, ठीक है, और इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, साथ ही खिलाड़ियों के लिए 100 बिस्तरों वाले बालक और बालिका का हॉस्टल भी जाके वहां पर रुक सके। ठीक है, इस योजना को नया रायपुर विकास प्राधिकरण कौन कर रहा है, नया रायपुर विकास प्राधिकरण NRDA द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, और इसके लिए 88 करोड़ रुपए की राशि जो है शासन ने प्रस्तावित की है। ध्यान रखिएगा, खेलगांव सीधा सीधा याद रखिए, नया रायपुर सेक्टर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आंसर सभी के सही दिया है, जिन्होंने आंसर बी दिया था वो बिल्कुल सही होंगे। बाद में भी देखते हैं सेशन को, आंसर जरूर किया कीजिए। ठीक है, 10वां, नेशनल गेम्स की तैयारी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में प्रैक्टिस ट्रैक निर्माण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन है 25 करोड़, ऑप्शन बी 88 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, या ऑप्शन डी 100 करोड़। बहुत सरल प्रश्न है, अभी ही मैंने इसके बारे में बताया कि टोटल 88 करोड़ रुपए है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसमें हॉस्टल भी था, ट्रैकिंग भी था, इंडोर आउटडोर स्टेडियम भी था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ट्रैकिंग नहीं, उसके लिए जो रनिंग के लिए है, ट्रैक बनाने के लिए। ठीक, इसमें प्रमुख रूप से क्या है, इसमें प्रश्न में देखिए, प्रैक्टिस ट्रैक निर्माण हेतु राशि। ठीक है, तो प्रैक्टिस ट्रैक निर्माण हेतु जो राशि है वो टोटल 50 करोड़ रुपए है। कहाँ बनाया जाएगा खेलगांव, नवा रायपुर में। ध्यान से और अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महासमुंद सिरपुर से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कमेंट कीजिए तो कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। सिरपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया में पहला औपचारिक प्रयास किस राज्यकाल में हुआ। ऑप्शन ए 1991-92 में राज्य गठन से पूर्व, ऑप्शन बी 2000-2001 में छत्तीसगढ़ के गठन के तुरंत बाद, ऑप्शन सी 2014-2015 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, या ऑप्शन डी 1953 से 56 में सागर विश्वविद्यालय के उत्खनन के समय। ध्यान रखिएगा, सिरपुर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। और इसकी शुरुआत, पहला औपचारिक प्रयास किस राज्य शासन काल में हुआ था, ये आपको बताना है। ये घटनाक्रम है, इनमें से कौन सा सही है, आंसर दीजिए। सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में, याद रखिएगा। और इसमें जो है विश्व धरोहर सूची में पहला प्रयास जो किया गया था 2014-15 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, और आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया का औपचारिक आरंभ 2014-15 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी लक्ष्य के अंतर्गत सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे
कहा जाता है साडा का गठन हुआ था, जिसे सिरपुर में संरक्षित विरासतों के देख रेख, प्रचार और संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में कनिंघम और बेगलर जैसे विदेशी यात्रियों द्वारा पहले ही रेखांकित की जा चुकी थी कि यह जो है सिरपुर है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1953-56 के उत्खनन कार्य में भी सांस्कृतिक वैभव के प्रमाण मिले। पहले बेगलर 19वीं शताब्दी में कनिंघम और बेगलर जो है वो इन्होंने बताया था कि सिरपुर जो है वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 1953 और 56 में इनका उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक चीज ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए, साथ में अभी प्रैक्टिस के लिए उत्तर देते जाइए। आप देखिए आप कितना डीप तक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की, नहीं पढ़े हैं तो इसी डीप तक तैयार रखिए। वैसे इससे आपका पूरा सेशन तैयार हो जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में, चाहे आप जिसमें भी करंट अफेयर है, प्रयोगशाला परिचारक है, सामने एडीओ है, इसके अलावा अमीन का भी होने वाला है। ठीक है, अमीन का भी तो पता है आप, व्यापक जो शेड्यूल जारी किया है। शिक्षक भर्ती वाले भी विशेष ध्यान रखें। 12वां, सिरपुर के पुरातात्विक महत्व की पुष्टि करने वाले प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 21वीं सदी की रिपोर्ट, बी है विदेश मंत्रालय की सांस्कृतिक साझेदारी रिपोर्ट, ऑप्शन सी है कनिंघम और बेगलर की यात्रा वृतांत, या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पुरातात्विक समीक्षा। इससे पहले मैंने आपको अभी ही बताया था, बिल्कुल मत भूलिएगा। कनिंघम और बेगलर जो है इनके यात्रा वृतांत में बताया गया था कि सिरपुर एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें 1953 से 56 के बीच उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही पूछा जाता है। फिर इसको अगर हम जैसे इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो ये आपको करंट अफेयर नहीं लगेगा। ठीक है, ये डीप से पूछा जाएगा, लेकिन करंट में जो न्यूज चलते रहता है उसी से ही उसके इतिहास से पूछ लिया जाता है कोई प्रश्न। ठीक है, तो वो प्रश्न हमारे लिए कठिन हो जाता है, इसलिए करंट अफेयर ऐसा तैयार कीजिए कि आपका जो है साथ ही साथ नोट्स भी बनते जाए और जो पढ़े हैं वो भी बिल्कुल ना भूलें। अगला देखते हैं 4 फरवरी को, नेशनल गेम्स में स्विमिंग इवेंट में छत्तीसगढ़ को पहला पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? सुलोचना नेताम, भूमि गुप्ता, सुशीला नेताम या हर्षिता वर्मा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और इसमें जो स्विमिंग के लिए छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक जो दिलाया गया था। और नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, अल्मोड़ा उत्तराखंड। और इसके अलावा जो है पहला पदक जो मिला था स्विमिंग में वो थी भूमि गुप्ता, और ये कहाँ की निवासी है? मूल रूप से कोरबा की निवासी है, याद रखिएगा, कोरबा जिले से। भूमि गुप्ता ने छत्तीसगढ़ को नेशनल गेम्स की स्विमिंग इवेंट में पहली बार पदक दिलाया। उन्होंने 200 मीटर इवेंट इंडिविजुअली मेडली प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और 200 मीटर को मात्र 2 मिनट 29.54 सेकेंड, ठीक है, का समय लिया और ब्रांज मेडल का इतिहास रच दिया। वे न केवल इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बनी, स्वर्ण है ना ब्रांज, ठीक है, बल्कि स्विमिंग जैसे तकनीकी शारीरिक दक्षता वाले खेल राज्य की ओर से महिला वर्ग में पहली विजेता बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ की है, भूमि गुप्ता पूछ लिया जाएगा, कौन से जिले के निवासी है, तो कोरबा। ठीक है, बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तीरंदाजी इंडियन राउंड में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ब्रांज मेडल मुकाबले में किस टीम से भिड़ेगी? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी पंजाब? ध्यान से देखिए क्या कहता है, तीरंदाजी इंडिया राउंड में छत्तीसगढ़ की महिला टीम तीरंदाजी का है, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ ही सभी आंसर देते जाइएगा। इसका आयोजन तो जो इस जितने भी गेम्स हो रहे हैं ना, इसका आयोजन उत्तराखंड में अभी चल रहा है इस समय पे, तत्कालीन पे, और इसका सही आंसर होगा कि जो तीरंदाजी के लिए किससे भिड़ेगी? उत्तराखंड से। कई लोग मणिपुर लगा सकते हैं, मणिपुर से भी हारी है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेजबानी टीम उत्तराखंड से ही भिड़ेगी। और इसके अलावा जो है, जो अभी हारी थी तीरंदाजी के इंडियन राउंड में छत्तीसगढ़ की महिला टीम को मणिपुर से हार मिली थी, मणिपुर से 5-1 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। अब टीम ब्रांज मेडल के लिए मेजबान उत्तराखंड से भिड़ेगी।
अगला इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बजट से संबंधित है। बजट से एग्जाम में तो एक आध प्रश्न लिखे जाते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत छत्तीसगढ़ के रेलवे विकास के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए 38,378 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 6,925 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 13,600 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 4,100 करोड़ रुपए। ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ के रेलवे विकास के लिए अभी हम जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ आपका A to Z पता होना चाहिए, एग्जाम में वही पूछा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हाँ, समय इसलिए देता हूं ताकि आप 5 सेकंड का समय मिलता है ताकि आप आंसर दे सके। इसके लिए याद रखिएगा 6,925 करोड़ रुपए जो है दिया गया है छत्तीसगढ़ के रेलवे विकास हेतु। बजट में 6,925 करोड़ रुपए का आवंटन। ध्यान रखिएगा इस बार कवच सिस्टम लागू किया जाएगा, इसलिए क्योंकि आधुनिकीकरण के विस्तार के लिए इस राशि का उपयोग राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण, नई पटरियों के निर्माण और सुरक्षा उपायों जैसे कवच सिस्टम की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस फंडिंग के तहत न केवल बुनियादी संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा, बाकी अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। और बस्तर को भी अब रेलवे से जोड़ा जा रहा है, इसी के अंतर्गत है वो आपका जो है रावघाट के आगे नहीं जा सकते थे, तो अब रावघाट से बस्तर को, जगदलपुर को जोड़ने के लिए रेलवे बिछाया जा रहा है ताकि आप सीधा रायपुर से बैठे तो बस्तर जा सकते हैं, रायपुर बिलासपुर, और रायपुर से जुड़ गए या बिलासपुर से जुड़ गए तो आप तो सभी जगह से जुड़ जाएंगे। अभी क्या होता है, जैसे किरंदुल, बचेली, जगदलपुर वाला एरिया है, दंतेवाड़ा, तो वहां से ट्रेन जो है वो विशाखापट्टनम से घूम के आती है, ठीक है, उड़ीसा होते हुए आती है। तो अभी आप सीधा बालोद रावघाट तक जाएंगे, रावघाट से आगे ट्रेन नहीं है, अब वहां से विकास किया जा रहा है, वहां से सीधा जगदलपुर जा सकते हैं, उसी के लिए फंड किया गया है। 16, छत्तीसगढ़ में रेलवे सुरक्षा कवच सिस्टम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कवच सिस्टम बनाया जाएगा भाई। ऑप्शन ए, कवच सिस्टम केवल दुर्ग से रायपुर रूट पर लगाया जा सकता है। बी है, वर्तमान में कवच का काम पूरा हो चुका है। सी है, 1105 किलोमीटर में कवच सिस्टम की मंजूरी दी गई है और 365 किलोमीटर में काम जारी है। ऑप्शन डी, कवच सिस्टम केवल मालगाड़ी के संचालन के लिए लागू किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो है कि ये कवच सिस्टम है क्या, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1105 किलोमीटर में कवच सिस्टम को मंजूरी दी गई है और 356 किलोमीटर में काम जारी है। विशेष रूप से याद रखिए कवच सिस्टम लगाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जो कि क्या है, एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके तहत क्या है, कवच सिस्टम जो है एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कभी कभी पायलट सो जाते हैं, इसलिए इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जिसमें से 1105 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने की स्वीकृति दी गई है और वर्तमान में 365 किलोमीटर तक लग गई है। यह तकनीक क्या है, ट्रेन रख रखाव जैसी घटनाओं को रोकने, ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित करने, ब्रेकिंग स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक चलेगा, जैसे कि पायलट कहीं सो गए तो कुछ सामने कुछ आ गया तो ऑटोमेटिक जो है वो ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नियंत्रण कक्षों से सीधा संपर्क बनाने में सहायक है। भारत में सुरक्षा कवच की यह प्रणाली एक टेक्नोलॉजी आधारित सुधार है जो विशेष रूप से मानव त्रुटियों को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवच सिस्टम लागू किया जाएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, ध्यान से और अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी घटना हुई थी। छत्तीसगढ़ के 12वें डीजीपी के रूप में किस अधिकारी को कार्यभार सौंपा गया है? पवन देव, हिमांशु गुप्ता, जीपी सिंह या अरुण देव गौतम? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी आप 28 जनवरी को ही 28 जनवरी 2025 को ही छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी मोहन शुक्ला जी का निधन हुआ था, है ना। और 12वें डीजीपी के रूप में अभी नियुक्त जिनको किया गया है वो है अरुण देव गौतम। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको इन पे फैक्ट बता देता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे में 1992 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का 12वें डीजीपी के रूप में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई क्योंकि यह प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिफारिश के आधार पर होती है। अंतिम चयन उनके अनुमोदन के पश्चात होता है। अरुण देव गौतम ने अशोक जुनेजा के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। अब यहीं पर पूछ लिया जाए 11वें डीजीपी कौन थे, तो अशोक जुनेजा।
जो करंट में चल रहा होता है उसी से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न के रूप में इसलिए लाया गया है ताकि आपको आसानी हो और एक लाइन में आप फैक्ट लिखते जाइए। देखिए, अगर एक के दिन में आपको 30 प्रश्न लगभग कराए जा रहे हैं तो 30 करंट अफेयर आपके तैयार हो जा रहे हैं, इसलिए सभी को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। 18वां, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से अब तक कुल कितने पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए जा चुके हैं और इनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? ऑप्शन ए 10 डीजीपी डीएम अवस्थी, ऑप्शन बी 11 डीजीपी अशोक दरबारी, ऑप्शन सी 12 डीजीपी अमरनाथ उपाध्याय और ऑप्शन डी 12 डीजीपी विश्व रंजन। आंसर तो आपको लगभग लगभग पता चल गया है कि टोटल 12 डीजीपी हैं। अब इनमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको पता तभी होगा जब आप कार्यकाल जान रहे होंगे सबसे लंबा किसका है। ठीक है, तो सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक का है अमरनाथ उपाध्याय जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे दो चीज रहते हैं तो एग्जाम में आप एक बार तुक्का लगा सकते हैं। चलिए बता देता हूँ कुछ कुछ महत्वपूर्ण कार्यकाल जो है। अमरनाथ उपाध्याय का कार्यकाल जो था 5 वर्षों का रहा है, सबसे लंबा, सबसे ज्यादा, और जो अब तक का सबसे लंबा रहा है। इसके बाद विश्व रंजन का 4 साल, ओपी राठौर का 3 साल। ठीक है, ये इतने ही ध्यान रखिएगा, इसके अलावा ज्यादा इसमें कई डीजीपी ऐसे भी हुए जिनका कार्यकाल 9 माह 1 साल से भी कम है। ठीक है, 12 डीजीपी है, 12 डीजीपी का एक लिस्ट में नाम लिख लीजिए, वर्तमान कौन है उनको लिखते जाइए। डीएम अवस्थी जो भी डीजीपी बने थे, कौन से नंबर थे वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं हमारा 19वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में शुरू किए जा रहे सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स MCH की कितनी सीटों की स्वीकृति दी गई है और इसका सीधा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है 6 सीटें कैंसर अनुसंधान में सहायता हेतु, ऑप्शन बी 3 सीटें कैंसर सर्जरी की संख्या बढ़ाकर मरीजों की वेटिंग कम करना, ऑप्शन सी 3 सीटें रेडियोथेरेपी विशेषज्ञों की भर्ती के लिए, ऑप्शन डी 5 सीटें मेडिकल छात्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधा बढ़ाने हेतु। बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई है आप जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें 3 सीटें हैं जो कि कैंसर सर्जरी की संख्या बढ़ाकर मरीजों की वेटिंग जो है वो कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी मेडिकल से संबंधित है। क्या है 20वां, MCH मास्टर ऑफ चिरुगिया, इसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, MCH का मास्टर ऑफ चिरुगिया या चिरुगिया क्या है? कोर्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह MBBS के बाद सीधे 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है, ऑप्शन बी यह मेडिकल छात्रों के लिए सर्जरी क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे उच्च डिग्री है, ऑप्शन सी यह केवल रेडियोथेरेपी विषय से संबंधित है, या ऑप्शन डी यह कोर्स केवल निजी मेडिकल कॉलेज में संचालित होता है। मास्टर ऑफ चिरुगिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह मेडिकल छात्रों के लिए सर्जरी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, दी जाने वाली सबसे उच्च डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्या कहते हैं ध्यान से और अच्छे से देखिए और आंसर जो है अपना कमेंट कीजिए। बस आप लोग कंटिन्यू कमेंट किया कीजिए भाई, आंसर जो है कमेंट देखने से अच्छा लगता है, फिर आपको पता भी चलता है ना कितने सही है कितने गलत है, और सेशन कैसा लगता है जरूर जरूर बताइए। ठीक है, 21वां, छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम ने FIR दर्ज करने में भ्रष्टाचार पर क्या स्पष्ट निर्देश दिए हैं? ऑप्शन ए दोषी पुलिसकर्मी को केवल चेतावनी दी जाएगी, ऑप्शन बी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय कर उस पर सीधे कार्रवाई होगी, ऑप्शन सी मामले को पहले SP जांचेंगे फिर कार्रवाई होगी, या ऑप्शन डी संबंधित केस को अदालत में भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे ही नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं उसके बाद उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया है। क्या आदेश जारी किया है कि अगर थाना प्रभारी के FIR दर्ज करने में भ्रष्टाचार हुआ है
तो उसके लिए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय करना, उस पर सीधे कार्रवाई होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से याद रखिएगा। 12वें नंबर के डीजीपी है अरुण देवसाय। इनसे अगला प्रश्न 22वें नंबर पे है। कहता है कि डीजीपी अरुण देव गौतम के अनुसार थानों में पोस्टिंग किस आधार पर की जाएगी? ऑप्शन ए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर, ऑप्शन बी थाना प्रभारी की व्यक्तिगत पसंद पर, ऑप्शन सी वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की कमेटी द्वारा, या ऑप्शन डी एसपी द्वारा प्रदर्शन के आधार पर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थाना प्रभारी की नियुक्ति जो है, पोस्टिंग जो है, वह किस आधार पर होगी? थाने में पोस्टिंग जो होगी वो एसपी द्वारा प्रदर्शन के आधार पर होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से और अच्छे से नोट डाउन जरूर किया कीजिए, अपने कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, अभी तो है डेली शाम को 7 बजे आ रही है क्लासेस करंट अफेयर की, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की। बिल्कुल देखिए, और 30-40 मिनट की क्लास है, अच्छे से पढ़िए। हो सकता है उस समय आप खाली ना हो तो बाद में देखिए, रात को देखिए, कोई भी टाइम देखिए। ठीक है, एक बार आ गया है वीडियो तो कोई भी टाइम देखिए, और वहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना एक एक करंट अफेयर नोट डाउन करते जाइए। 23वां, सिकल सेल भवन के कमरे जैसे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कौन सी अनुमति आवश्यक है? राज्य वित्त विभाग की बजट स्वीकृति, अस्पताल निदेशक की सिफारिश, ऑप्शन सी केंद्र सरकार से मशीनों की स्थिति संबंधी डिजाइन की मंजूरी, या ऑप्शन डी टेंडर समिति की तकनीकी स्वीकृति। बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी करंट अफेयर में बहुत चल रहा था, इसीलिए इसको यहाँ पर लाया गया है कि सिकल सेल भवन जो रायपुर में है, उसके पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो अनुमति है वो केंद्र सरकार से मशीनों की स्थिति संबंधी डिजाइन की लेनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिकल सेल भवन रायपुर, और कुछ कुछ जगह पे भी बनाया जा रहा है सिकल सेल भवन, लेकिन अभी मुख्य रूप से रायपुर की बात की जा रही है। अगला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसी से संबंधित है कि सिकल सेल भवन निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का मुख्य कारण क्या है? इसको रोक दिया गया है। शासन द्वारा बजट स्वीकृति में देरी, ऑप्शन बी है भूमि पर कानूनी विवाद, ऑप्शन सी स्वीकृति क्षेत्रफल से कम भूमि में डिजाइन बनाना और नींव की खुदाई करना, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार द्वारा डिजाइन को अस्वीकार करना। अब सिकल सेल भवन जो बन रहा था अभी रायपुर में, उस पर रोक लगा दी गई है। इसका प्रमुख कारण जो है वो कौन सा है कि यहाँ पर जो है स्वीकृत क्षेत्रफल से कम भूमि में डिजाइन बनाया गया है, और इसीलिए और नींव की खुदाई की गई है, जिसके वजह से जितना जो स्वीकृत था उससे कम क्षेत्रफल में की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.84 एकड़ भूमि में निर्माण की स्वीकृति थी, लेकिन 2.62 एकड़ में डिजाइन बना दी गई है। तो देखिए, शासन को अगर थोड़ा सा भी कम लगता है तो उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, इसलिए उसका पूरा निर्माण कार्य रोक दिया गया है जब तक मामला जो है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो टेंडर लेते हैं ना, वो लोग बहुत सोच समझ के लेते हैं, बहुत नुकसान होता है भाई। और वैसे ही आप लोगों को भी नुकसान ना हो, अच्छे से पढ़िए। देखिए, पढ़ने के लिए अभी ऐसा मत सोचिए कि मैं इस टाइम पे पढ़ूँ उस टाइम पे। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको आधी रात को भी नींद में भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नींद नहीं आ रहा है बिल्कुल पढ़िए। जितना टाइम आपको उठना जो लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने बैठ जाइए। सोचिए मत कि मैं कौन से एग्जाम की तैयारी क्या करूं, अभी कौन सा एग्जाम है, आगामी कौन सा एग्जाम है। ठीक है, बस आप लग जाइए पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीज ठीक है। करेंट अफेयर तो बिल्कुल आपका रेडी होना चाहिए, 4 से 5 नंबर तक आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ एक वीडियो ऐसे देखने रहने से। ठीक है, डेली देखिए, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एक भी नहीं छूटने वाला है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2025 के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार कौन सी नई मतदान प्रक्रिया अपनाई जा रही है? ऑप्शन ए मतदाता को ओटीपी से पहचान सत्यापन करना होगा, ऑप्शन बी एक ईवीएम पर 2 बार वोट डालना होगा, एक महापौर या अध्यक्ष, और दूसरा जो है पार्षद के लिए, ऑप्शन सी ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, ऑप्शन डी वोटिंग के बाद डिजिटल रसीद मिलेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर जो
नया चेंजेस जो होने वाला है नगरीय निकाय में वो है कि इस बार ईवीएम से 2 बार वोटिंग करनी होगी, एक जो है महापौर के लिए और दूसरा जो है पार्षद के लिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे, रायपुर से हैं, जिस भी नगरीय क्षेत्र से हैं आप, उसके महापौर वर्तमान में अभी कौन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर, रायपुर, जहां से भी है कमेंट करके बताइए। सॉरी, अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन शायद आंसर दिख भी गया होगा कुछ लोगों को। देखिएगा मत, चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं दिखने वाले। ठीक है, कहता है कि रायपुर जिले के नगरीय निकायों और पंचायतों में कुल कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए 1290 नगरीय, उसके अलावा प्लस 1378 पंचायत मतदान केंद्र। ऑप्शन बी 1221 नगरीय प्लस 1374 पंचायत मतदान केंद्र। सी है 1260 नगरीय प्लस 1300 पंचायत मतदान केंद्र। ऑप्शन डी 1290 नगरीय प्लस 1345 पंचायत मतदान केंद्र। केंद्रों की संख्या भी पूछी जा सकती है, इसीलिए प्रश्न डाला गया, क्योंकि करंट अफेयर में अभी ये सब चल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में देखिए 6 महीने 1 साल तक, लेकिन 6 महीने विशेष रूप से पढ़िए, अच्छा रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1290 नगरीय और 1378 पंचायत मतदान केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। रायपुर जिले के लिए ही है। ठीक है, अपने जिले का भी याद रख लीजिएगा, अगर आप नगर निगम से हैं तो। फिर भी विशेष रूप से राजधानी रायपुर की याद रखिए। ठीक है ना, रायपुर के लिए विशेष जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए सेशन में। ठीक है, तो तैयारी अपनी जारी रखिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से एक भी प्रश्न कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा।